बातचीत में मैं जयंत देशमुख आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल हम ऐसे संक्रमण दौर से गुज़र रहे हैं कि जितने हमारे कलाकार लोग हैं, जितने सृजनकर्मी हैं, जितने साहित्यकार हैं, कवि हैं, और यूँ कहें कि सिर्फ सृजनकर्मी के अलावा भी बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे इस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। और ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त मुझे लग रहा है कि हम दोबारा अपने आप को एक तरह से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले के समय में हम इतने भाग रहे थे, इतने दौड़ रहे थे, इतने मालूम नहीं चल रहे थे कि क्या कर रहे थे, कि हमने अपने आप को दोबारा खोजने की, मुझे लगता है, कोशिश बहुत कम की है। ये एक तरह से हमारे ऊपर ये जो विपदा आई है, उस विपदा ने हमें एक ऐसा अवसर दे दिया है कि हम दोबारा अपने आप को, अपनी समझ को खोज सकें, समझ सकें। क्योंकि ऐसे वक्त में जब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिंदा रहें, ये सबसे अहम बात है आज के वक्त में, इस वक्त में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाहे बगाहे जो भी हमें अवसर, तो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक तरह से जो संकट हमारे ऊपर आ गया है, उससे हम अपने आप को दोबारा पीछे पलट के देखने का अवसर, मुझे लग रहा है कि हमें मिल गया है। जैसा कि विजय ने मुझसे कहा कि रंग और सिने यात्रा मेरी क्या रही और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस पर मैं बातचीत करूँ। दरअसल मेरा जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और वहाँ की पढ़ाई, वहाँ मैंने कॉलेज तक पढ़ाई वहाँ की है, बीए तक पढ़ाई वहाँ की है। एमए करना चाहता था और किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। मेरा सारा रंग संस्कार, थिएटर रायपुर से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि 70 के दशक में मैं जब राइस रिसर्च सेंटर रायपुर में एक नौकरी कर रहा था, उसके साथ साथ अशोक मिश्र हैं जो श्याम बेनेगल की फिल्में लिखते हैं, टेलीविज़न लिखते हैं, उनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया। नौकरी भी करता था और मैं जहाँ रहता था वहाँ से कुछ 13-14 किलोमीटर दूर वो संस्थान था और वहाँ मैं साइकिल से जाता था और नौकरी करके फिर शाम को 5 बजे लौट के 7-8 बजे के आसपास फिर हम थिएटर पे रिहर्सल और ये सब चीज़ें करना शुरू करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरी रंग यात्रा रायपुर से शुरू हुई और अशोक मिश्र जी के साथ शुरू हुई। उनकी एक संस्था थी रचना, जो हमारी संस्था थी बेसिकली। वो प्लेस करते थे, वो साहित्य सम्मेलन करते थे, वो रंग व्यंग के प्रोग्राम करते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे। तो वो यूँ कहें कि सृजनात्मक शुरुआत रायपुर से हुई। इसकी शुरुआत में इसके पहले मुझे न थिएटर का ज्ञान था, न कविता का, न कहानी का, न किसी सृजनात्मक चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास का लड़का और एक नौकरी करना और एक कॉलेज में पढ़ना, इतना ही मेरा था। और इसके बीच में ये था कि मैं
दुर्गा कॉलेज में पढ़ता था तो मैं थोड़ा छात्र राजनीति भी ज़रूर करता था। कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मेरे ख्याल है बनने के लिए हमने कुछ मारामारी भी की। मौदा पारा एक जगह थी, ब्राह्मण पारा एक जगह थी। यदि विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं आप पढ़ते हैं और जानते हैं तो उसमें ब्राह्मण पारा का जिक्र आता है, वो रायपुर के ही है, तो वो ब्राह्मण पारा एग्जिस्ट करता है। तो कॉलेज में रह के मैंने बहुत सारा इस तरह का ये सब कहना चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा। तो पर साथ साथ जब मेरा ये सृजनात्मक काम शुरू हुआ या थिएटर में मैं आया तो मेरे लिए बहुत सुख की बात थी और समझ की बात थी कि मैं बहुत जल्दी इसको पकड़ने लग गया। मतलब मुझे अभी भी लगता है इतने वर्षों बाद कि मेरी जो ग्राह्य शक्ति है या ऑब्जर्वेशन मेरा जो है वो बहुत तगड़ा है। वो मालूम नहीं कैसे है, क्यों है, पर मैं बहुत जल्दी ग्राह्य कर लेता हूँ, बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। कई बार मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ या समझने के बाद भी चुप रह जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। वो सब मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं और मैं उतना मेरे ख्याल कमज़ोर भी हूँ। पर मुझे ये लग रहा है कि जब मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई तो थिएटर तो शुरू ही हो गया, साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे कविता चौराहे पर, कोटक बुक स्टॉल था रायपुर में जयस्तंभ चौक पे, जिसके ऊपर हम एक बड़ा सा 10 बाई 10 का एक बोर्ड लगाते थे और हर शनिवार की रात को मैं और अरुण काठोटे ये दोनों मिलके उस पर कविता लिखते थे। हमने मुझे जहाँ तक याद आता है कि पहली बार हमने जो कविता लिखी वो मुक्तिबोध की कविता थी, भूल गलती, या मुझे लगता है कि हाँ भूल गलती, पक्की बात है, भूल गलती ही कविता थी। और रात को मैं उस पर एक बिजली का खंभा हुआ करता था, उसके ऊपर वो बोर्ड होता था, उस पर मैं चढ़ के वो कविता लिखता था। और दूसरे दिन शाम को सारे के सारे जो रायपुर के साहित्यकार थे और सब हम थिएटर के लोग थे वहाँ खड़े होके वो कविता बड़ी ज़ोर ज़ोर के हम पढ़ते थे। और आगे चल के ये कहना चाहिए कि देशबंधु एक अखबार जो ललित सुरजन और मायाराम सुरजन जी निकालते थे, उसका एक संडे का फीचर बन गया था कि जो भी कविता वहाँ लिखी जाती थी और वो कविता अखबार में छपती थी। ये तो हमें मालूम नहीं था, धीरे धीरे वो एक आंदोलन की तरह रूप लेता गया। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत उस वक्त बहुत अच्छा था और हमने बहुत लंबे समय तक, आज भी अरुण काठोटे तो वो न चौराहा रहा, न वो बोर्ड रहा, न बहुत सारी चीज़ें रही नहीं, वो सारी चीज़ें बदल गई। तो अरुण काठोटे अभी भी वो कविता पोस्टर बनाते हैं और पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं, रोहित रुइया करके हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो कविता पोस्टर बनाते हैं। उन्हीं दिनों मुझे रेखांकन का एक शौक शुरू हुआ, चूँकि मैं पेंटिंग स्कूल से आया था और 3 साल का मेरा पेंटिंग का डिप्लोमा था। बहुत प्रॉपर नहीं था पर वो टेक्निकल एजुकेशन का एक डिप्लोमा था महाकौशल कला परिषद का। तो मैं उस वक्त चूँकि साहित्यकारों के साथ रहता था तो लघु पत्रिकाएं मुझे देखने को मिलती थी, समझने को मिलती थी। उसमें भाव समर्थ के रेखा चित्र उसमें लगातार छपते थे। हर दूसरी लघु पत्रिका में भाव समर्थ के रेखा चित्र छपे होते थे। और मैं वो सौभाग्यशाली भी हूँ कि भाव मेरे घर पे भी आए और मैं भाव के साथ नागपुर में भी रहा। भाव समर्थ मुक्तिबोध के साथ रहे हैं और मुझे बहुत गर्व के साथ मैं ये कहता हूँ कि भाव को मैंने देखा है और भाव के साथ मैं रहा और उनसे बहुत इम्प्रेस भी हुआ। इसलिए मेरे रेखा चित्रों में बहुत सारा भाव का प्रभाव रहा है। तो उस दिनों आप ये देखें कि शहर में थिएटर का एक मूवमेंट भी चल गया। मैं रेखा चित्र भी बनाता था, कविता चौराहे पर भी करता था और नौकरी भी करता था। मैं नौकरी में राइस रिसर्च सेंटर है रायपुर में, जो दुनिया का सबसे बड़ा राइस का केंद्र है। वहाँ मलेशिया में छापने के लिए जो धान का कण होता है, ग्रेन होता है, उसको 20 टाइम 30 टाइम एनलार्ज करके कि वो, क्योंकि आप ऐसे अपनी आँख से पता नहीं चलता है,
पर वो बहुत बारीक उसमें चीज़ें बदलती हैं। तो वहाँ मुझे लगता है मालूम नहीं 40,000 50,000 कुछ वेराइटीज़ हैं। तो उसका ग्रेन मैं बनाया करता था और वो मलेशिया छपने जाया करता था। पर मेरी थिएटर की विनोद कुमार शुक्ल पहले उसी कृषि कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मुझे चूँकि इस तरह का थिएटर वेटर काम करता था, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो मेरे मित्र थे और जो मेरे सहभागी थे, वो काम करने वाले थे, मुझे छोड़ दिया करते थे। बड़े दयालु थे वो, मुझे छोड़ दिया करते थे और मैं वहाँ से बहुत जल्दी मुक्ति पाके फिर मैं इधर लौट के आ जाया करता था अपने लोगों के साथ। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्गा कॉलेज में बीए करने के बाद, बीए आर्ट्स करने के बाद मैं एमए करना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया अपने पारिवारिक कारणों की वजह से। पर मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की, BFA छत्तीसगढ़ नाइट कॉलेज होता था, तो नाइट कॉलेज में मैं फिर ये पत्रकारिता का कोर्स 1 साल का, मेरे ख्याल 1 साल का कोर्स था, उसमें मैं ज्वाइन कर लिया मैंने। और चूँकि मेरे सारे जिस तरह का मेरे सहभागी लोग थे और सराउंडिंग था और लोग थे मेरे साथ में, तो वहाँ मैं अपनी ही क्लास में पढ़ाने भी जाता था, मतलब पढ़ाता भी था। वो मुझे लगता है वो इस वजह से भी हो रहा होगा कि मैं सब जिन लोगों के साथ उठता बैठता था और मेरी भाषा या मेरी समझ मुझे लगता है उस तरह की धीरे धीरे डेवलप हो गई होगी। मैं आशा जरगर करके थी, वो वहाँ पढ़ाती थी और उन्हीं के साथ मतलब मैंने पत्रकारिता का पूरा वो कोर्स किया। फिर कहूँ कि वो करने के बाद मैं युगधर में एक वहाँ पे दैनिक निकलता था। कुछ दिनों बाद जब मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी, तो मैं युगधर में पुराने ज़माने में ट्रेडल मशीन में वो टाइप सेट करते हैं, टाइप लगाते हैं। तो कुछ दिन मैं युगधर में वैसा ही मैंने वहाँ पे ज्वाइन की। पंडरी में उसका प्रेस हुआ करता था, वहाँ ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे चूँकि साहित्य का या इस तरह के चीज़ों का मेरा नॉलेज था, तो बमन प्रसाद मिश्रा वहाँ एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे आपके पत्र आते थे, तो बहुत सारे जो पत्र आते थे इधर उधर से, तो पत्रों को मैं एडिट करता था और उसको मतलब फिर छपने के लिए देता था। तो वहीं से मैंने अखबार की पत्रकारिता, फिर मैं उसमें एक कॉलम भी लिखता था, उभरते कलाकार। फिर मैं जो शहर के उभरते कलाकार होते थे, पेंटर, म्यूजिशियन, थिएटर के लोग, उस पर एक मतलब एक कॉलम भी लिखता था धीरे धीरे। तो वो समझ, मेरी पत्रकारिता की समझ और पढ़ाई वहाँ काम आई, और वो मेरे घर को पालने का एक तरह से जरिया भी हो गया धीरे धीरे। 70 से लेकर 80 तक मैं ऑलमोस्ट 10-11 साल रचना के साथ काम करता रहा, प्लेस करता रहा। हम नाटक लेके सतना, सागर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, सब आसपास के जगहों पर हम जाते रहे और हम प्ले करते रहे, अपनी सीमाओं में हम प्ले करते रहे। प्ले का असली नाटक का संस्कार मुझे लगता है जो अव्यावसायिक नाटक का, और आज भी मैं भले प्रोफेशनल थिएटर करने के बाद भी मेरी दृष्टि और समझ और मैं जिस तरह का काम करता हूँ उसमें वो वहाँ की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मेरे नाटक आप बहुत ठीक है, मैं सिनेमा में प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ या टेलीविज़न में मैं सेट बनाता हूँ, पर मैं अपने नाटक को बहुत कमतर तरीके से और किस तरीके से वो अपनी बात भी कह ले, और उसको मैं मुझे लगता है वो ज्ञान मेरा वहाँ से अभी तक कैरी कर रहा हूँ मैं, और इसीलिए मेरा नाटक का संस्कार, मेरे नाटक की चीज़ें इसीलिए उसी तरह से बनती है। मैं किसी दूसरे का डिज़ाइन करूँगा तो बात अलग होगी, क्योंकि मेरे को डायरेक्टर के साथ करना पड़ेगा। जब मैं खुद का करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बहुत सहज के और समझ के करता हूँ। कुछ 80-81 के पहले की बात है कि मैं और राजकमल नायक संगीत नाटक अवार्डी हैं, उनको निर्देशन के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और हम दोनों ने, चूँकि हम साथ में थे सारे के सारे, तो हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म निकला था और हम दोनों ने वो भरा था। हम दोनों दिल्ली गए और हमने इंटरव्यू भी दिया। दिल्ली में वो इंटरव्यू देते वक्त मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों से मेरा परिचय हुआ। वीरेंद्र सक्सेना हैं, केशवानंद स्वामी हैं, कार्तिक अवस्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो वीरू के साथ के लोग थे। उनसे सबसे मेरा परिचय हुआ, जो आज तक मेरे दोस्त हैं। और तो वहाँ हम इंटरव्यू देने में और राजकमल दोनों गए, और दोनों जाने के बाद हमारा इंटरव्यू भी हुआ। पर इंटरव्यू में हमसे, चूँकि वहाँ उस वक्त कारण जी जो मेरे गुरु हैं, वो वहाँ के डायरेक्टर थे, वो उस कमेटी में भी थे, सिलेक्शन कमेटी में। उन्होंने साफ मेरे से और राजकमल से कह दिया कि आप दोनों का यहाँ पे नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि भोपाल में कोई एक रंगमंडल नाम की कोई चीज़ बन रही है, आप लोग वहाँ अप्लाई कीजिए, वहाँ आइए। और मुझसे कहा कि तुम घर के तो बड़े हो और घर पालते हो, यहाँ आ जाओगे स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कैसे होगा, न घर चलेगा न तुम चल पाओगे, तो तुम भोपाल में आना। तो हम दोनों मैं और राजकमल वापस आ गए। वापस आके फिर हमने अपनी एक संस्था बनाई, सिलसिला, और सिलसिला नाम से हमने एक मैगज़ीन भी निकाली जिसमें हमने प्ले छापे, स्केचेस छापे। फिर उस नाम से मैंने एग्जीबिशन की, पेंटिंग्स की, और फिर उस संस्था के साथ बच्चों के प्लेज हम करते थे। और हमने क्या किया कि मैंने जो पेंटिंग्स बनाई थी, बादल सरकार का एक नाटक था जुलूस, हम जहाँ भी करते थे वो पेंटिंग्स चारों तरफ लगाते थे और बीच में वो जुलूस नाटक करते थे। हमने वो स्ट्रीट प्ले बहुत किया। स्ट्रीट प्ले से मुझे याद आया कि विभु कुमार एक बड़े नाटककार हुए हैं छत्तीसगढ़ के, और बसंत दीवान, उनकी एक संस्था थी हस्ताक्षर, उनके साथ भी हम लोग लगातार स्ट्रीट प्ले करते थे। चाट वाला मुझे अच्छे से याद है। चाट वाला, एक चाट का ठेला होता था नवीन बाज़ार में, हम वो ठेला लगाते थे। मतलब ये था कि वो उस वक्त जो मेरे में जुनून, थिएटर का जुनून आ गया। और ये बिल्कुल सही बात है, कहीं बीच में बात भी हो रही थी कि वो ऐसा जुनून आ गया कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं धीरे धीरे। घर परिवार सब चीज़ें भूल जाते हैं। जबकि मैं परिवार का बड़ा लड़का था और मुझे कमाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पिता की एज ज़्यादा थी और वो एक जावा मोटरसाइकिल कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते थे। और चूँकि एज ज़्यादा होने की वजह से और बहुत मोतियाबिंद था आँख में, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी कि वो बहुत जल्दी उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो मेरे लिए वो एक मुश्किल वक्त भी था जब मैं जोरापारा शारदा चौक में रहता था अपने परिवार के साथ। और उसके बाद वहाँ से मैं चौबे कॉलोनी में, वो भी एक अजीब सा किस्सा है। तो यूँ कहें कि आप रायपुर की मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी ऐसी चीज़ें अप डाउन आई हैं, और ऐसी चीज़ें आई कि उन्होंने मुझे लगातार और एकमात्र मेरे पास जरिया ये था उन सब चीज़ों से निकलने का, वो थिएटर, वो शाम को प्ले करना या रिहर्सल करना या पेंटिंग करना। वहीं से मैंने कभी ज़िंदगी में ग्रीटिंग कार्ड उस तरह से नहीं ख़रीदा। तो मैं पोस्ट कार्ड लाता था, पोस्ट कार्ड पे मैं स्केचेस बनाता था, उसमें कलर भरता था और उस पोस्ट कार्ड के में एड्रेस डाल के लोगों को मैं भेज देता था। ये मेरा हर साल या दिवाली, इसमें यही काम मैं अपने घर में बैठ के किया करता था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे ज़िंदगी में उस वक्त आई जिससे निकलने के लिए मेरे पास, मुझे लगता है कि ये जो क्रिएटिव काम था, जो पेंटिंग बनाना हो या थिएटर करना हो, तो उससे मुझे लगता है मैं उस वक्त उन सारी दुविधाओं से और विविधाओं से थोड़ा उबर पाया। उसके बाद की कहानी ये कि जब मैं वहाँ से भारत भवन भोपाल का इंटरव्यू हुआ, तो भारत भवन भोपाल के इंटरव्यू में हम मेरे ख्याल 100-150 लोग आए होंगे, और
और उसमें फिर वो मतलब मेरी सारी सारी दृष्टि समाज को लेकर, कला को लेकर, सारी सृजनात्मकता की दृष्टि रंगमंडल भारत भवन से सब बदली है। वो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू, उसमें बहुत बड़े देश के बड़े निदेशक हुआ करते, बंसी जी थे, मेरा ख्याल है M.K. रैना थे, बाबा तो थे ही क्योंकि रंगमंडल के डायरेक्टर थे, अलकनंदन थे। तो उसका इंटरव्यू जो भी जैसे होता है वैसे तो होता ही है। फिर उन्होंने एक तालाब के किनारे एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था और बहुत इम्पॉर्टेंट वो बात थी जो बहुत ज़िंदगी भर काम आता है आज तक के, कि सब लोगों को वहाँ ले गए पिकनिक के बहाने। पिकनिक ही था बेसिकली, और पिकनिक जैसा हमने खाना भी बनाया, फिर सारे ग्रुप बने, सारे ग्रुप में फिर अलग अलग सब्जेक्ट उन्होंने दिए, फिर हम लोगों ने उसे इनेक्टमेंट किया। क्योंकि मैं थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर इन द सेंस इस लेवल पे था कि मुझे आता नहीं था, मुझे एक्ट करना नहीं आता, जो आज भी नहीं आता है, तो एक्ट करना आता नहीं था। तो मुझे तो कई बार लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा नहीं होगा, मुझे वापस जाना होगा। तो बंसी जी देख रहे हैं, बंसी जी, हेलो बंसी जी नमस्कार, प्रियेश हेलो। तो मैं बहुत, क्योंकि मोबाइल पे कर रहा हूँ तो छोटा छोटा आता है, तो वो कई बार बोधी जी नमस्कार। तो मैं, और वो इंटरव्यू हमने पास किया। फिर हमें पता चला, क्योंकि हम जिस रायपुर से आए थे, ऐसी सब सारे के सारे लोग छोटी छोटी जगह से आए थे, और 30 लोग मुझे लगता है चुने गए थे। पर वो 30 लोग चुनने के बाद से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि मैं घर का अर्निंग मेंबर था। ये मैं अब आज पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, और बहुत ऐसा कई बार अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें आप शेयर करें, पर कई बार लगता है कि इसमें शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब लोग हैं, अलग तरह से अलग अलग विपदाओं से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करने के लिए वो रास्ता चुनते हैं। तो रास्ता, जैसे आप, मैं यूँ कहूँ कि मेरे घर में जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग किस तरह से किस किस कदम पे और कैसे कैसे प्रॉब्लम से जूझ के, मैं चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ता हूँ, तो मैं हिटलर की भी पढ़ता हूँ, मैं क्या नाम, आमिर खान पे जो पुस्तक लिखी वो भी पढ़ता हूँ, प्राण की पुस्तक भी पढ़ता हूँ। तो मुझे एक इंस्पायरिंग होता है कि आप कैसे व्यक्ति एक धीरे 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 करके कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या प्रॉब्लम हुई। तो रंगमंडल में फिर देखें कि मेरा और राजकमल अल्टीमेटली हम लोग को हमारा सिलेक्शन हो गया, और रंगमंडल का अपना एक अनुशासन था। और आज अमोद से भी बात हो रही थी कि सुबह म्यूज़िक की क्लास, एक्सरसाइज की क्लास, म्यूज़िक की क्लास, मेकअप की क्लास, रिहर्सल, नाटक पढ़ना, फिर बाबा के साथ क्लास, उस पूरे मैं यदि उसको बहुत रोज़ की घटनाओं से न जोड़ के मैं इस बात से जोड़ूँ कि दुनिया के सारे बड़े डायरेक्टरों ने, जिनके नाम आप जानते हैं, जिनके हो सकता है उनसे आप मिल भी ना पाएँ, कुछ लोग तो हैं भी नहीं संसार में, तो वो हमको उस भारत भवन ने ये मौका दे दिया कि हम उनसे मिलते, उनकी बातचीत सुनते, उनके साथ रहते, उनके साथ चाय पीते, खाना खाते, और एक तरह से उनके साथ अपना समय बिताते। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, बहुत सारे डायरेक्टरों ने हमारे साथ अलग अलग तरह के नाटक किए। बाबा तो थे ही, बाबा करते थे। बंसी जी ने हमारे साथ, बंसी दा ने अंधा युग किया, रुकेन त्रिवेदी, श्यामानंद जालान, उसके बाद में जयदेव हतंगड़ी, मतलब अलग अलग दिशाओं से लोग हमारे साथ आए। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, यूँ कहें कि अपनी जवानी का, जिसमें खून गर्म होता है और आप सबसे ज़्यादा उर्वरक होते हैं, वो ऊर्जा होती है, वो पूरा वक्त मैंने भारत भवन में बिताया। और भारत भवन की एक खूबसूरती ये भी थी, वो पत्थरों का भवन नहीं था। जहाँ एक और रंगमंडल भारत भवन या रंगमंडल की गतिविधियाँ चलती थी, नाटक
से संबंधित चीज़ें होती थी। 3 थिएटर थे। वहीं रूपंकर था, वहाँ पेंटिंग हम देख रहे थे। वहाँ हम स्वामीनाथन को हम देख रहे थे। हम पेंटिंग जानते नहीं थे, वहाँ जाके हमने पेंटिंग देख के पेंटिंग देखना और समझना सीखा। वहीं हम लिथो पे अपना पोस्टर प्रिंट कर रहे थे नाटक का, तो हमने लिथो क्या चीज़ होती है हमने समझा। स्क्रीन प्रिंटिंग अपने हाथ से की तो स्क्रीन प्रिंटिंग समझा। ग्राफिक एक पूरा के पूरा वहाँ पे पूरा एक बोलना चाहिए एक विंग है। वागर्थ एक विंग है जिसमें कविता बड़े अज्ञे से लेके केदारनाथ सिंह से लेके बड़े दुनिया के बड़े पोइट्स, लोकल पोइट्स, सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम बैठे हैं। क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी, मजबूरी न बोलना नहीं चाहिए, पर ये हमारी ज़रूरत भी थी एक, और हमको कहा भी जाता था कि इन सारी चीज़ों में जो भी हो रहा है भारत भवन में, उसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। एक ये बात थी, और दूसरा भोपाल शहर में जो नाटक हो रहे हैं उनको भी हमें देखना ज़रूरी था। जब हमारा शो नहीं होता था, रंगमंडल में शो नहीं होता था, तो हम सारे के सारे रेपेटरी के लोग भोपाल शहर में होने वाले नाटकों में देखे जा सकते थे कि हम सारे के सारे लोग बैठ के नाटक देख रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह की ट्रेनिंग थी कि हमको देख के समझना। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मैं अभी जानता हूँ, वो सब मैंने देख के सीखा या करते करते सीखा है। और इसीलिए भारत भवन का जो आसपास है या पड़ोस है, जिसमें रूपंकर है, वागर्थ है, उसके बाद हमारा रंगमंडल तो था ही, गैलरीज़ हैं, आर्ट गैलरीज़ हैं, मॉडर्न गैलरीज़ हैं, ट्राइबल गैलरीज़ हैं, उसका वास्तुशास्त्र है, उसका अप डाउन है, चार्ल्स कोरिया ने उसको डिज़ाइन किया। आप फिर बाबा ने अलग अलग स्पेसेस खोज लिए। अंतरंग तो था ही, बहिरंग तो था ही। बहिरंग बहुत छोटा था, और मैं एक खुशनसीब हूँ कि उस बहिरंग में पहली बार जब रंगमंडल शुरू हुआ तो पहला प्ले हुआ विशाख, जो बिल्कुल हिट नहीं हुआ बाबा के हिसाब से। जयशंकर प्रसाद का वो प्ले था विशाख, और मैं विशाख का रोल मैंने किया था। मतलब मैं यूँ कहूँ और अपनी कॉलर उठाऊँ, पहले वो प्ले ठीक नहीं हुआ। मैं मालूम नहीं कैसा किया मैंने, बहुत शुरू की बात है। तो हीरो मैं था उस प्ले का, और पहला कदम उस बहिरंग की धरती पर रखने वाला एज एन एक्टर मैं था। और उसमें आभा मेरी हीरोइन थी, और प्रभा थी, सरोज थी, बहुत सारे लोग थे। और बाबा ने उस प्ले को डायरेक्ट किया था। प्रसाद का प्ले था जो वो खोज रहे थे, और बाद में जब स्कंदगुप्त उन्होंने किया तो प्रसाद को एक अलग तरह से पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और प्रसाद फिर ग्राह्य हो गए, और प्रसाद को कर सकते हैं ये साबित हो गया। वो सारी की सारी। और एक चीज़ रंगमंडल भारत भवन ने मुझे जो सिखाई है, जो आज तक मैं कैरी करता हूँ अपने कमर्शियल काम में, कि देखिए, हम जब बहिरंग में प्ले करते थे या अंतरंग में प्ले करते थे, तो बहिरंग चूँकि ओपन एयर थिएटर है वो, और गर्मियों के समय में हम अपने सुबह की रिहर्सल या सुबह की एक्सरसाइज सब करने के बाद, लंच करने के बाद 3, साढ़े 3, 4 बजे हम लौट के आते थे। और उसके बाद हम लोग पूरे बहिरंग को पानी से धोते थे पाइप से, क्योंकि वो पत्थर बहुत गर्म हो जाता है, वो रेड पत्थर है, गर्म हो जाता है। पानी से धोने के बाद उसमें वो गद्दियाँ लगाते थे, जो गद्दियाँ आज भी लगती हैं, आज हैं लोग हैं लगाने वाले। फिर उसके बाद हम अपने बहिरंग का जो स्टेज है उस पर पानी छिड़कते थे, फिर सेट है उसको ठीक ठाक करना है वो करते थे। और उसके बाद हम सारे के सारे जाके नीचे वहाँ मेकअप करते थे, और मेकअप हम खुद करते थे। सारे लोग मेकअप करते थे, कॉस्ट्यूम पहनते थे, जो लाइट कर रहा होता था लाइट पे चला जाता था, और जो लोग म्यूज़िक में होते थे वो म्यूज़िक में चले जाते थे। और हम वापस आके अपना सब करने के बाद हम परफॉर्म करते थे, हम प्ले परफॉर्म करते थे। और अब जो प्ले में नहीं होता था वो बहिरंग की सीढ़ियों में खड़ा होता था, लोगों को लाके बिठाता था। मतलब देखिए, थिएटर मैनेजमेंट भी हमने उस वक्त सीखा, और वो हमारी नसों में आज तक है। मतलब हमने बाबा के साथ अंतरंग के जो बाथरूम हैं वो तक धोए हैं, और उसमें कोई शर्म की बात बेसिकली नहीं है। उनका कहना बिल्कुल सही था, इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं ना, तो हम किसी की राह क्यों देखें, हम जाके क्यों नहीं धो सकते। और हमने धोया भी, और उसमें कोई शर्म की बात थी नहीं।
झाड़ू लगाना, सेट लगाना। फिर जो कोई एक्टर नहीं होता था वो बैक स्टेज में होता था, तो बैक स्टेज में नहीं होता तो वो एक्टर होता था। जैसे म्यूज़िक में या लाइट में जो लोग होते थे, बाबा का एक कहना था और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि यदि 11 एक्टर स्टेज पे हैं तो 12वां और 13वां एक्टर जो म्यूज़िक कंडक्ट कर रहा है या म्यूज़िक बजा रहा है या लाइट कर रहा है वो है। और मैं आज भी मानता हूँ और मैं बहुत पक्के तरह से मानता हूँ और मैं अपने नाटकों में ये करने की कोशिश करता हूँ कि जो लाइट करने वाले हैं या जो म्यूज़िक करने वाले हैं वो लगातार रिहर्सल में आए, रिहर्सल देखें, मैक्सिमम टाइम देखें। नहीं तो आज के समय में आदत ये हो गई कि आप हमें स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, हम गाने बता दीजिएगा, मूड बता दीजिएगा, हम कर लेंगे और शो के एक दिन पहले हम आके कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, पर कुछ सुखद बदली हैं और कुछ दुखद बदली हैं। जैसे मैं यूँ कहूँ कि ऐसे वक्त में हम जी रहे हैं जब मेरे को आज ऐसा ही लग रहा था, मैं किसी अपने दोस्त से सुबह बात कर रहा था कि यदि मेरे फ़ोन में 3000 नंबर हैं या 1000 नंबर है तो मैंने भी उन लोगों को कभी फ़ोन नहीं किया 3-3.5 महीने में, न उन्होंने भी मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके पहले हम लगातार बात करते थे, इसके पहले लगातार एक दूसरे के बारे में। तो ये कौन सा ऐसा कारण है जब हम ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं? ये ठीक है, वर्चुअल है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो भी अभी अभी शुरू हुआ है। इसके पहले तो ऐसा कुछ समझ में आता नहीं था। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, पर अभी ये जो FB लाइव मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, पर जूम में आप सामने देख भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो कम से कम हम एक दूसरे को यहाँ बंसीदा ने बहुत सही अपने किसी इसमें जो मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं तुमको गाली भी देना चाहता हूँ, मारना भी चाहता हूँ तो मार नहीं सकता, क्योंकि मैं वर्चुअल हूँ और मैं फिजिकली आपसे नहीं कर। तो ये जो फिजिकल टच है या जो इमोशन का जो बहाव है या इमोशन, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ या आप मेरे बारे में कैसा समझ रहे हैं, ये थोड़ा इस बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ी खाई बीच में आ चुकी है और इसको पाटना मैं इसलिए आज सुबह बात कर रहा था कि मेरे पास 1500 नंबर है और मैं 1500 नंबर में से दिन में 2 लोग को भी फ़ोन करता तो 3-3.5 महीने हो गए। मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों को जिनके साथ मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, न उन्होंने कभी फ़ोन किया न मैंने कभी फ़ोन किया। अभी सुगबुगाहट हुई है जब ये हो रहा है कि हम शूटिंग करेंगे, 20 तारीख से करेंगे, तो अभी सुगबुगाहट हो रही है और अभी हम धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे। मैं फिर लौट के आता हूँ रंगमंडल भारत भवन पे। तो वो ऐसा वक्त था मेरे लिए 10-11 साल, जिसने मेरी रग रग में कहें कि साहित्य और थिएटर और कविता, कहानी, उसकी समझ, सृजनात्मक समझ और एक एस्थेटिक सेंस। क्योंकि आप बाकी चीज़ें तो पढ़ा सकते हैं, बाकी चीज़ें सिखा सकते हैं, आप आवाज़ ठीक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके अपने शरीर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत रियली हैंडसम बना सकते हैं, पर एस्थेटिक सेंस कैसे आएगा? एस्थेटिक सेंस सीधा सीधा उसका संबंध आपसे होता है और आपकी दृष्टि से होता है। वो एस्थेटिक सेंस मुझे भारत भवन ने दिया, वो डिज़ाइन सेंस मुझे भारत भवन ने दिया। वो चाहे मैं अंधा युग बंसीदा का डायरेक्ट किया हुआ और एक अजीब एक अलग तरह की डिज़ाइनिंग का प्ले और बाबा का डायरेक्ट किया हुआ हैवदन हो या रशमन हो, तो उसकी अपनी अलग डिज़ाइन। तो एक डिज़ाइन का सेंस, एक संगीत का सेंस। हम तो जब आए थे तो हमें न सुर, न ज्ञान, न ताल, पर धीरे 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 आप सुनते हुए, गाते हुए, बेसुरा गाते हुए, बेताले होते हुए, धीरे धीरे धीरे, मुझे याद है जब GV अय्यर की शंकराचार्य का म्यूज़िक करना था और GV अय्यर भोपाल आए थे और अंतरंग में थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बाबा ने सबको एक एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया था। जो अंतरंग जानते हैं वो सब पूरे अंतरंग में बिठा दिया और एक एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया और कहा कि 2 के 2 गिनना, 1-2 तुम बजा देना, 1-2-3 तुम गिनना, तुम बजा देना।
तो इस तरह से एक सिम्फनी आदि शंकराचार्य में आपने जब सुनी होगी या फिल्म देखी होगी, संस्कृत की फिल्म है, तो उसमें बाबा का इस तरह हम लोग ने उस फिल्म का म्यूज़िक किया। बाबा तो बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने म्यूज़िक किया, मृणाल सेन की बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक किया, स्वर्ण कमल भी उनको मिला था उनको। तो कहने का मतलब ये कि आप ये देखिए कि एक संस्थान, एक छोटे कस्बे से निकला हुआ व्यक्ति जिसको उसकी वैसी समझ नहीं थी जो आज हो गई है उसको, तो उस संस्थान का आपकी ज़िंदगी में उसके सराउंडिंग का, उसमें आए लोगों का, मैं उन सारे लोगों का जो लोग रंगमंडल भारत भवन में, चाहे वो ओम प्रकाश शर्मा हों या बंसीदा हों, रुद्रदा हों, श्यामानंद झाला नहीं है अभी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम गिनूंगा तो नाम गिनने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने हर तरह के लोग, मतलब पंडवानी भी हमने सीखी, हमने नाचा भी सीखा, हमने राय भी सीखी, और हमने एनिमी ऑफ द पीपल भी किया, हमने फुटबॉल भी किया, हमने अंधा युग भी किया, हमने हैवदन भी किया। तो साहित्यकार, कवि, नाटककार, इतनी बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है जहाँ ये आदमी मतलब ये है कि वहाँ से निकलेगा तो गधा भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ, और ये हम सब लोगों के साथ हुआ। तो हम जो लोग अभी मीडिया में काम कर रहे हैं, थिएटर में काम कर रहे हैं, मंडल से निकले, उन लोग लगातार अपने तरीके से, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उसको जूझते हुए भी वो थिएटर ही कर रहे हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं लगातार वहाँ रह के थिएटर ही करूँ, बिल्कुल पक्की बात है। आप मुझे रणछोड़ दास बोल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जब चाहता था आगे उसमें काम करना, तो दोबारा री-इंटरव्यू हुआ, और वो मेरे को मेरी सेंसिबिलिटी को ठीक नहीं लगता था। जहाँ मैं 10 साल काम किया है मैंने, मेरे सामने जो लोग बैठे थे वो सारे वही लोग थे जिन्होंने हमारे साथ प्ले किया था। आप हमें अपग्रेड कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप री-इंटरव्यू करके ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे लिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। हो सकता है उस समय मेरे दिमाग में ऐसी बात आई होगी, और मैं फिर वहाँ से पंजाब मेल की टिकट मेरे पास थी, और मैं ऑलमोस्ट मुंबई आ गया। और मुंबई में मुझे कुछ नहीं मालूम था, कि मुझे एक ही चीज़ मालूम थी, और वो ये मालूम था कि वीरेंद्र सक्सेना मेरे दोस्त हैं, और मेरे लिए मुंबई में रहना, खाना, ये 2 चीज़ का शुरुआत में आते ही कभी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं आते ही मुझे प्रयास प्रोडक्शन, राजा बुंदेला और सतीश कौशिक और राजू मनवानी का एक प्रोडक्शन हाउस था जो टेलीविज़न कर रहा था उस वक्त, तो उसमें काम मेरे को मिल गया। भले मैं उसमें उस वक्त जानता नहीं था कि ये टेलीविज़न का काम कैसे होता है। मैं एक बात बीच में भूल गया, मैं वैसे ही अतुकांत आदमी हूँ, और अतुकांत इधर का उधर का रोड़ा इधर का, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। रंगमंडल में रहते रहते मैंने 2 काम किए थे फिल्म से संबंधित। एक मैंने किया था कि राजेंद्र जांगले हैं, FTI पास आउट, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, वो मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी, और उस फिल्म को वहीं भोपाल में शूट हुई थी, भोपाल के आसपास। उसके बाद मुझे मौका, तिग्मांशु धूलिया हैं, बड़े डायरेक्टर हैं इस वक्त, और शेखर कपूर उस वक्त बैंडेड क्वीन एक फ़िल्म बना रहे थे, और चूँकि तिग्मांशु वहाँ ड्रामा स्कूल में थे, तो वो आते जाते रहते, तो हमारा परिचय था। तो उसने मुझसे कहा कि चलो जैन चलते हैं, और एक फ़िल्म बन रही है, उसमें तुम काम करना। तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं सिनेमा का काम, मैं जानता ही नहीं कुछ क्या होता है, तो आ जाएगा तू, चल। और ऐसा करके उसके कहने पे, और जिज्ञासा तो थी मेरे को, और मैं चला गया। 5 महीने मैंने उस फिल्म के लिए काम किया, मुझे छुट्टी भी मिल गई। शेखर वैष्णवी थे तब, और उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है जाइए, और मैं चला गया। उस फिल्म में रहते मैं उस फिल्म का प्रॉप मास्टर था। उस फिल्म में जो भी आपने प्रॉपर्टी देखते हैं, वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर हमारी पेरिस से आई थी, फिर बाद में अशोक भगत जो NSG में
टीचर हैं वो कुछ दिनों तक उस फिल्म में रहे, और उस फिल्म ने मुझे एक तरह से सिनेमा का तकनीकी ज्ञान जिसको यदि कहते हैं, तो वो तकनीकी ज्ञान मुझे वहाँ से धीरे धीरे समझ में आने लग गया। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ क्योंकि उसके जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे अशोक मेहता थे, और अभी इस वक्त नहीं है, पर वो पूरी फिल्म मैंने कैमरे की आंख से देखी है। उनको, मेरे को लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा, क्योंकि मैं बहुत दौड़ दौड़ के सब काम किया करता था, तो उनको लगता होगा कि ये लड़का है, सीख जाएगा। और मुझे अभी भी याद है, मैं और कंचन करके एक लड़का है, बॉम्बे में है, वो डायरेक्टर है, हम धौलपुर थाने से 303 बंदूक, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद वो बंदूकें थानों में दे दी गई थी पुलिस वालों के लिए, वो 30 बंदूकें अपने कंधे में लेकर रिवाइंस में दौड़ते थे, मैं और कंचन। और रिवाइंस में न घोड़ा चल सकता है, न जीप चल सकती, वो एक जगह तक जाती है, उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो आज भी मेरे को वो दोनों कंधे की बंदूकें का भार, और रात को हम वापस वो बंदूकें थाने में वापस करते थे, तो वो मुझे आज भी याद है। और अशोक जी का ये कहना है कि ये इस तरह की फिल्म है, ब्राउन फिल्म है, तो कभी कहीं भी पूरी चारों तरफ आपको ग्रीन कलर, चटक ग्रीन दिखे तो जयंत उसको हटा देना, निकाल देना। और मैं भाग भाग के वो ग्रीन, कुछ पॉलीथीन या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी, कपड़ा वपड़ा सब मैं दौड़ दौड़ के करता था। मुझे लग रहा है कि वो मेरी जो ट्रेनिंग थी, उस फिल्म की ट्रेनिंग थी, क्योंकि उसमें फ्रेम सिर्फ अशोक जी देख पाते थे, वीडियो असिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो शेखर भी उनसे बोलने के बाद कहते थे हाँ अशोक ठीक है, कहते हाँ ठीक है, तो ओके नेक्स्ट शॉट। वो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। और उसी दरमियान मेरे साथ एक और घटना हुई। उस फिल्म में जो फर्स्ट एडी थे वो थे चैनल 4 के इंग्लिश अंग्रेज़ थे, और मारवा स्टूडियो में छोटी फूलन का सेट लगा हुआ था, और हम पास के किसी होटल में ठहरे हुए थे। और मैं एक दिन सुबह की शिफ्ट थी हमारे यहाँ, जैसे आप जानते हैं सिनेमा में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की शिफ्ट होती है। और सुबह मुझे, चूँकि मैं प्रॉप मास्टर था, तो मुझे कम से कम 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुँचना ही चाहिए। तो मैं एक दिन लेट पहुँचा, मतलब 9 बजे की शिफ्ट में मेरे को लगता है 9:10 या 9:10 के आसपास पहुँचा था। तो वो हाँ विभांशु जी बिल्कुल धौलपुर की ये घटना है। तो जब पहुंचा तो अंग्रेज़ ने मुझे, मैं उतनी अंग्रेज़ी भी नहीं जानता हूँ, अभी भी मेरे को उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं पढ़ सकता हूँ, बोलने में मैं आज भी डरता हूँ। वो कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने फिर उसकी तैयारी की नहीं। मैं अपने काम, जिस तरह के काम में लग गया, तो मैं जितनी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ उतना बोल सकता हूँ, और पढ़ने लिखने का संस्कार मेरा है, लिख सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ मैं, आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने फिर उसको बोलने की कोशिश नहीं की, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में अभी भी कम है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। उन्होंने बहुत मेरे को माँ बहन की गालियाँ बकी एक तरह से अंग्रेज़ी में, और मुझसे कहा कि आपको बॉबी बेदी उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा बॉबी ने आपको जो पैसा आपको बोला वो दिया? मैंने कहा जी दिया। संडे के संडे छुट्टी होती है? मैंने कहा जी होती है, छुट्टी होती है। रहने का इंतज़ाम आपका ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है। वो कॉल शीट आपको मिल जाती है टाइम पे? मैंने कहा जी। बोले जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से और हो रहा है तो तुम लेट कैसे आ सकते हो? मतलब जो तुमको चाहिए था वो तो तुमको प्रोड्यूसर ने दे दिया, तो तुम अपने काम पे लेट कैसे आ सकते हो? तो वो दिन है और आज का दिन है। अब थोड़ा मैं अभी ये कर लेता हूँ कि थोड़ा लेट चला जाता हूँ, असिस्टेंट को कह देता हूँ, पर उसने मुझे ये सिखा दिया कि आप जिस काम से जाने जाते हैं और जो काम आपका है उसमें आप लेट कैसे कर सकते हैं या उसको ख़राब कैसे कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो रंगमंडल ने मुझे अपना एक एस्थेटिक सेंस और एक बहुत बड़ा संस्कार, एक व्यक्ति को बदलने का संस्कार, उसकी सेंसिबिलिटी को बदलने का संस्कार, उसके इमोशन को बदलने का संस्कार, वो, और दूसरा सिनेमा ने मुझे लेट ना आना,
वहाँ भी यही होता था, वहाँ भी यही होता, वहाँ भी आप लेट नहीं जा सकते थे, वहाँ भी चप्पलें लाइन से लगाने। मैं इसलिए बहुत नाटकों के बहुत कथ्य पे, डिज़ाइन पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उन सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं पे बात कर रहा हूँ जिससे एक मेरे जैसा आदमी, छोटे शहर से, कस्बे से आया आदमी, उसकी सेंसिटिविटी बदली, उसका संस्कार बदला, उसका सृजनात्मक संस्कार बदला, उसका जीवन बदला। और उस जीवन में वो छोटी चीज़ें जो चप्पलें लाइन से लगाते हैं, आज मेरे घर में अभी भी होता है। मैं थिएटर का रिहर्सल करता हूँ तो वहाँ भी मैं सबसे कहता हूँ कि लाइन से लगाओ। झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, पौधों में पानी डालना, वो एक तरह से जीवन में आ गया। और सारे जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं थिएटर के, या सब कहते हैं कि भले एक्टर या डिज़ाइनर या वो थोड़ा कमतर हो चलेगा, पर आदमी अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और वो आदमियत की पहचान और वो आदमियत का सारा संस्कार मुझे वहाँ से रंगमंडल भारत भूमि से और रायपुर के अपने सारे दोस्तों यारों के साथ रहने से, मैं यदि यूँ कह दूँ, और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी, आज तक की सारी ज़िंदगी मेरे दोस्तों ने बनाई है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जितने लेवल पे जहाँ तक मैं आया हूँ, मेरे को हर दोस्तों ने हर तरह से, बहुत बार मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा कि मैं कैसे यहाँ ख़त्म कर दूँ या मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं और हर बार मेरे दोस्तों ने मेरे पीठ थपथपाई है, मेरे को मतलब यूँ कहें कि आप दोबारा मेरे को खड़ा करने में उनका रियली बहुत बड़ा हाथ है, और उनको मैं कभी नहीं नकार सकता, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है नकारने की, और मैं स्वीकार भी करता हूँ। वहाँ रंगमंडल बंद हुआ, और रंगमंडल से मैं जब सिनेमा के लिए यहाँ आ गया, और यहाँ भले मैं वो 2 फिल्में मैंने की थी, पर टेलीविज़न का काम मुझे नहीं आता था। टेलीविज़न में मॉनिटर देख के डिज़ाइन, और क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का टेलीविज़न का काम होता है उसमें बहुत सारे फर्नीचर हायर पे आते हैं, ये आते हैं, तो वो पर धीरे यहाँ पर मैं सीखता गया। मेरे साथ के लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया। यूँ कहें कि मेरे यदि फिल्म की बात करें तो आँखें नाम की एक फिल्म है जो विपुल शाह की पहली फिल्म थी, मेरी कमर्शियल पहली फिल्म थी, और मेरे प्रोड्यूसर हैं गौरव जोशी, उसकी भी एक तरह से बड़ी पहली फिल्म थी। 2 बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जहाँ मेरी परीक्षा हुई और थिएटर ने मुझे बचा लिया। और आज भी मैं यदि यूँ कहें कि मुझे कोई एक आप रफ डिज़ाइन बताएं और मैं किसी खाली स्पेस में जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंसली कि ये इतने दिन में बनेगा, इतने हाइट पे होगा, और इस पर ये खर्चा होगा। तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक गणित कभी नहीं लगाया, और मुझे लगता है गणित नहीं लगाया इसलिए बहुत अच्छा भी हूँ, और यदि लगा देता तो मुझे लगता है कि मैं उस गणित में ही पड़ जाता, तो मेरा सब कुछ जो भी मैं अभी कह रहा हूँ वो सब कुछ गलत हो जाता, और सब कुछ तहस नहस हो जाता। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो गणित में काम करते हैं, मुझे उनसे कोई एतराज़ भी नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए उनको, उनका अपना सोचना है, पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में गणित नहीं कर पाया, और गणित नहीं कर पाया इसलिए मैं बहुत बार दुखी होता हूँ, बहुत कर्जे में रहता हूँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें ठीक हूँ। तो मैं विपुल की पहली पिक्चर थी, गौरव की पहली पिक्चर थी, अशोक मेहता उसमें डीओपी थे। उसके बाद यूँ कहें कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, सारे बड़े एक्टर काम कर रहे थे। तो मुंबई में यहाँ पे सेंटोर जुहू हुआ करता था, जहाँ हमारी सब मीटिंग हुआ करती थी, और मुझे अच्छे से याद है कि विपुल जी ने मुझसे जब 2-3 बार मीटिंग हुई तो मुझसे ये कहा कि जयंत, मेरी पहली पिक्चर है यार, बड़े सेट हैं इस पिक्चर में और तू नहीं कर पाया, तू थिएटर का है, वो भी थिएटर से थे,
नहीं कर पाया तो यार तेरा तो ठीक है, तू है, मेरे कैरियर का क्या होगा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और बड़े एक्टर हैं। तो मैं गौरंग अभी हिंदुस्तान में नहीं है, पर गौरंग के बारे में कहता हूँ। उसने कहा कि एक बार जैन से एक सेट लगवाते हैं, यदि वो ठीक नहीं लगाया उसने तो हम फिल्म से उसको निकाल देंगे। और जैन तो तेरे लिए ठीक है? मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि आप मुझे काम नहीं देंगे तो मैं अपना बताऊंगा कैसे कि मैं काम जानता हूँ। तो बात हुई और पहला एक गाने का सेट था, छलका छलका सा एक कमर्शियल गाना था जिसमें एक्ट्रेस है करिश्मा कपूर नहीं है, काश्मीरा शाह और परेश रावल पे वो गाना था। और बड़ा सा एक टैंक है जिसमें दारू है और वो छत से गिरती है। पर ये था कि उस वक्त मुझे ऐसी टीम मिल गई थी मेरे साथ में सिनेमा की, जो कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, मोल्डर है, डिज़ाइनर है, असिस्टेंट हैं। तो जो ऐसे लोग मुझे मिल गए थे और मुझे आज तक याद है कि मैंने उसमें, यदि आप कभी फिल्म देखें आँखें, तो उसमें जो एक बाई बैठती हैं और उसमें नीचे एक जो काउंटर है तो उसमें मैंने चूँकि मेरे को ये डर था यदि मेरे ये ठीक नहीं लगा किसी को तो मुझे तो निकाल दिया जाएगा पिक्चर से, तो इस पिक्चर में क्या रह जाएगा मेरा। तो मैंने, आप यदि देखें तो मैंने उस पर नीचे लिखा था JD बार, तो जिससे मैं बाद में कह सकूँ कि यार ये वाला काम तो मैंने किया था। ये भय भी था, ये इच्छा भी थी, क्योंकि उसमें अहमद खान डांस मास्टर ने, बड़े डांस मास्टर इस वक्त, अशोक जी उसके DOP थे। सारे के सारे लोग जब दूसरे दिन जब सेट बन गया, बीच में अशोक जी आते रहते थे, तो एक बार ये हुआ कि देखिए कैसे चीज़ें सीखता है आदमी अपने एक्सपीरियंस से साथ में रहने। तो एक तरफ तो मैंने बना दिया पूरा सब कुछ, बार बार सब बना दिया, तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो मैंने कुछ बनाया नहीं। उससे अशोक जी ने कहा, अरे भाई दादा इधर क्या होगा? मैंने कहा सर इधर क्या होगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, बाहर तो इधर है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, इधर भी कुछ ना कुछ तेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, बताइए आप। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसको ये जो बस्ती होती है, रेत वेत लाओ, वो केले के ये इसके पेड़ लगाओ, कुछ झोपड़ी उपड़ी टाइप का बना दो और एक वॉल बना दो, एक दरवाज़ा लगा दो। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने इस पूरे बम्बई में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं, और जो भी फिल्में मैंने की हैं या टेलीविज़न किया, मेरे को पूरी फिल्म का एक दूसरी तरह का ज्ञान सदा DOPs या कैमरामैन लोगों ने बहुत सिखाया मुझे। वो कलर सेंस, वो डिज़ाइन एलिमेंट, वो हाइट ऑफ द सेट, विड्थ ऑफ द सेट, क्योंकि लेंसेस जब मुझे समझने लग गया, मैं लेंस समझने लग गया, तो वो मुझे लगातार फिर मैं अपना ग्रो करता गया, समझता गया। एक फिल्म से दूसरी फिल्म में गया, दूसरी फिल्म से तीसरी फिल्म मिली, तीसरी से चौथी मिली, धीरे धीरे करके मुझे फिल्में मिलती गई, मैं करता गया। बीच में टेलीविज़न मुझे मिलता गया, टेलीविज़न में करता गया। टेलीविज़न में भी मेरे लिए ये था कि मैं उस गणित को नहीं जानता था टेलीविज़न के। तो एक तरह से रमन कुमार हैं, आजकल थिएटर डायरेक्ट भी करते हैं, टेलीविज़न भी डायरेक्ट करते थे, तो उन्होंने एक मिली सीरियल किया था स्टार प्लस के लिए। उस समय वो पहला सेट था टेलीविज़न का मेरा, जो मैंने सेट नाम की चीज़, के पहले मैं कर चुका था टेलीविज़न, पर सेट जिसमें सेट बनाना बोलते हैं, वो मैंने उस शो के लिए बनाया। वो MBC स्टूडियो है यहाँ पे चांदी वैली के पास, और रमन जी ने उस सीरियल को डायरेक्ट किया था। तो उसको करते हुए और उसमें जो डायरेक्टर थे और जो DOP थे, फोटोग्राफी जो करने वाले थे, धीरे धीरे उनके साथ रह के तो वो टेलीविज़न के का भी ज्ञान मेरा, DOP डायरेक्टर, अब तो थोड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल इसलिए है कि आज जो आपके साथ DOP काम कर रहा है या डायरेक्टर आपके साथ काम कर रहा है, कल वो होगा कि नहीं होगा, या दूसरे सीन के लिए दूसरा आदमी आ गया, दूसरे लोकेशन के लिए दूसरा डायरेक्टर आएगा और दूसरा DOP होगा। तो ये उस टेलीविज़न की अपनी मजबूरी है, शाम को उसको फीड करना पड़ता है, इतने फुट देना पड़ता है, तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पर टेलीविज़न में रहते रहते भी मैंने जो कुछ काम किए, जैसे यदि आपने कभी देखा हो, शोभा सोमनाथ की एक जी पे आता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
वो पूरी सोसाइटी डिज़ाइन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके इंटीरियर को बनाना, वो फिल्म सिटी में मैंने बनाया है। उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट शो ऑफ टेलीविज़न, वो मैंने उसका सेट मैंने बनाया था। एक सरस्वती चंद्र जो संजय लीला भंसाली का टेलीविज़न का पहला काम था और मेरे ख्याल है वो उनका आखिरी काम है, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न नहीं किया, वो भी सेट मैंने बनाया था। मुझे लगता है कि मेरे अपने इस थिएटर के ज्ञान ने कैसे मुझे सिनेमा के ज्ञान में सहयोग दिया, इस पर मैं कुछ बातचीत करता हूँ कि चूँकि आप थिएटर में जिस कॉन्फिडेंस से काम करते हैं और समझते हैं, एक नाटक डायरेक्टर जो है जब नाटक आपको समझाता है, एक्टर को समझाता है और आप किस लगन से और समझ से समझते हैं और करते हैं, वैसा ही उसने लगन और समझ और समझने की शक्ति और सुनने की शक्ति मुझे लगता है कि वो थिएटर से मेरे साथ कैरी होते हुए सिनेमा में आई। क्योंकि सिनेमा में आप यूँ देखेंगे कि जब फिल्म के लिए बात होती है तो डायरेक्टर होता है, डीओपी होता है, राइटर होता है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है, डांस मास्टर होता है, फाइट मास्टर, ये सारे लोगों के बीच में स्क्रिप्ट सुनाई जाती है और उसके बाद फिर डिस्कशन होता है और उस पर फिर तय होता है कि हम सेट लगाएंगे, रियल लोकेशन पे करेंगे, क्या है। तो वो एक समझ, और फिर वो समझ के साथ ही साथ मैं यूँ कहूँ कि मुझे आप जब कहानी सुनाएंगे तो मैं कहानी को विजुअली सुनता हूँ, मैं सुनता भी हूँ। और जब आप कहेंगे कि एक गांव था तो मेरे को गांव दिखने लगता है। आप कहेंगे कि उसमें जो रामू था वो साइकिल से आ रहा था, तो उस गांव दिखता है मुझे, फिर वो रामू साइकिल से आता दिखता है, उसके साइकिल का कलर दिखता है, उसके ड्रेस का कलर दिखता है, गांव में झोपड़ी कौन से कलर की होगी, उसका दरवाज़ा कौन से कलर का होता है। तो मैं कहानी को, चूँकि मुझे लगता है कि इतने साल से अभी यहाँ मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, तो लगातार जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे विजुअली पूरी कहानी समझ में आती है, और चाहे वो सिनेमा हो, चाहे टेलीविज़न हो, ये। और दूसरे, एक तो ये बात, और दूसरी मुझे लगता है ये बात मेरे थिएटर से कैरी कर रही है यहाँ पे कि मैं मेरे असिस्टेंट या मैं भी कभी मैं भी गूगल से सर्च करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, पर कभी भी वो रेफरेंस ही होता है, बेसिकली रेफरेंस होता है। वो आपको चैनल को दिखाने के लिए, प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए, डायरेक्टर को दिखाने के लिए, उसको बजट बनाने के लिए, वो रेफरेंस को मैं रेफरेंसिंग करता हूँ। और मैंने जितने भी काम किए तो सदा मैंने कोई ऐसा वेग काम नहीं किया। वेग काम मतलब ये कि एक सेट बना दे यार तू और हम कर लेंगे, नहीं। मेरे लिए कथा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, वो किस जगह का है, किस शहर का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म के लिए भी और मेरे टेलीविज़न के लिए भी। और टेलीविज़न में भी मैं सदा कथा और कहानी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन करता हूँ। इसलिए मेरा बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और चूँकि मैं एक बहुत छोटे संस्कार से आया हूँ, छोटे परिवार से आया हूँ, तो न्यूआंसेस जो हैं, या ये मतलब जो डिटेलिंग है, कहना चाहिए कि घर में जब आप घुसते हैं तो घर का दरवाज़ा, मेन डोर है, यदि डबल डोर है तो कहाँ खुलेगा, स्विच बोर्ड है तो वो कहाँ होगा, और किस तरह के स्तर का व्यक्ति है, किस वो अंबानी है कि वो जैन देशमुख है या और कोई है, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका फर्नीचर होगा, उसका फ्लोरिंग होगा, उसका वॉल का कलर होगा। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो मेरे देखने और समझने से आई है। इसलिए मैं सदा कहता हूँ कि मेरे प्रोफेशन में या थिएटर में भी ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक मैं बात आपसे कहता हूँ कि जब मेरी माँ मुंबई में लेके आया मेरी माँ को, और बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी, तो माँ बार बार मुझसे ये कहती थी कि वो गोदरेज की अलमारी किधर है। जैसे कि एक राजा का दिल वो कबूतर में या किसी तोते में होता था, या राक्षस का, ऐसा कुछ पुरानी कहानियों में आता था। तो मेरी माँ
की जान जो है उस अलमारी में थी। मैं उस अलमारी को भोपाल तक मैंने कैरी किया, भोपाल से मुंबई तक लेके आया। कई बार आप कई सारी चीज़ों से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, आप व्यक्ति से भी होते हैं, चीज़ों से भी होते हैं। तो जब मैं सेट जब बनाता हूँ तो उसमें मुझे लगता है मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जिस तरह का घर है तो उनके घर में कौन सी ऐसी चीज़ होगी या कौन सी 4 चीज़ें ऐसी होंगी जो वो घरेलू होंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके घरों में, आप देखें कि वो पड़ी हुई एक पोटली बना के पड़ा हुआ है, एक सूटकेस पड़ा हुआ है, अब वो कोई खुलता भी नहीं है, वो वहीं के वहीं है, वो धूल भी बैठ रही है, उसको साफ भी कर लिया जाता है, उसको बाद में खोलेंगे देखेंगे। तो कई सारी आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती हैं वो अंबानी के घर में भी होती है। आप ये ना समझें कि बहुत गरीब आदमी के यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ भी वो बात होती है, क्योंकि वो भी उस तरह से अपने सारे को डेकोर करता है, समझता है, ठीक है, आर्टिस्ट को बताता तो है ना। बहुत बड़ी अभिनेत्री ने मुझसे कहा था कि उनके घर का मैं इंटीरियर डिज़ाइन करूं, तो मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक पूरा अलग संस्कार है, अलग चीज़ है, एक बहुत लंबा समय उसमें लगता है। और कई बार क्या होता है कि मैंने समझो किसी को हायर किया और मेरे घर में मैंने बोला कि ग्रीन मार्बल लगाओ, वो लग गया, पैसा भी खर्चा हो गया, फिर पता चला कि फिर दूसरे 5 दिन महीने बाद में लौट के नहीं यार ग्रीन मार्बल अच्छा नहीं लग रहा है, या वाइट मार्बल लगाओ, निकाल दो। तो ये बहुत लंबे समय का काम है, और उसमें आपको क्लाइंट कहते हैं जनरली उन लोग, वो क्लाइंट के साथ उसको साथ में कोऑर्डिनेट करके वो बनाया जाता है। सिनेमा ने मुझे ये सिखाया, टेलीविज़न ने मुझे ये सिखाया कि कर्टन आपका जो है वो 20 रुपये मीटर का हो, पर दिखना चाहिए 2000 रुपये मीटर का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है सिनेमा में ख़ास तौर से, टेलीविज़न में ख़ास तौर से, रियली फिल्म में भी ख़ास तौर से। ये भी मैं आपको कह दूं कि जब पत्थर लगाना होता है तो हम पत्थर लगाते हैं, पक्का पत्थर लगाते हैं, पर उसकी वॉल टेलीविज़न का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, सिनेमा का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, थिएटर का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए मैं सदा अपने नाटकों में इस बात का बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं एक जैसे आप मेरे घर में कभी आएंगे ना तो एक बस BST का बस वाले का घर दिखेगा आपको, कोई बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर या कोई बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली नहीं, बहुत सिंपल मेरा घर है। और मैं रखना भी इसलिए, कहीं कहीं कुछ कविताएं मैंने दीवार में लिख दी हैं अभी कुछ, क्योंकि मैं लॉकडाउन में कुछ पुस्तकें या कुछ फोटोग्राफ पुराने मेरे को मिल गए हैं, वो कुछ मैंने वॉल में ठोक दिए हैं। नहीं तो बाहर ज़रूर आपको ऐसा लगेगा किसी आर्ट डायरेक्टर का तो नहीं, किसी सिनेमा वाले का घर है, पर अंदर आप मेरे घर में आएंगे तो फर्नीचर बहुत कम है। और बहुत मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह का काम बाहर करता हूँ उसमें रंग, फर्नीचर, कर्टन, ये सब लगातार मैं करता रहता हूँ। यदि मैं उस सब चीज़ों को फिर मैं घर में ले आऊँगा तो मेरे लिए क्रिएट करने जैसी कोई बात नहीं होगी, मैं दिन रात वो ही देख रहा हूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा टेलीविज़न को देखते हुए बहुत सारे लोग अपने घर में एक वॉल को लाल कलर कर देते हैं, एक वॉल को पीली कलर कर देते हैं। तो आप ज़िंदगी उस लाल और पीले कलर के लगातार होने के साथ नहीं गुजार सकते हैं, और वो ज़िंदगी में असर करता है। वो आप न समझे पर वो सीधा असर करता है, और वो ऐसे तो नहीं पता चलता इस बात का, पर लगातार असर करता है। जैसे ये कहते हैं कि रात को सोते समय आप या तो वाइट बल्ब लगाएं या तो ब्लू नाइट बल्ब लगाएं, रेड बल्ब ना लगाएं। क्यों? उस रोशनी से, उस रंग से, क्योंकि उसका रेड दीवालों पे पड़ेगा और दीवालों से आपके मस्तिष्क पे ये असर पड़ेगा। ये सब लोग जानते ही हैं कि रंगों का अपना असर होता है। तो मैं उससे बहुत यूँ कहें कि अपने घर के लिए बहुत दूर रहा हूँ, क्योंकि मेरा संस्कार और मैं किसी कला, यूँ कहें कि कला इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो इसका मुझे कोई गम भी नहीं है। इसलिए नहीं कि वो आपका एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो सकता है मेरी नज़र में, कि आपने यदि वो पढ़ा है तो वो आपका एक एक्स्ट्रा ज्ञान हो सकता है।
ये जितनी विधाएं हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, आपका वो टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, पर जिसको कहते हैं ना अपना टच, अपनी समझदारी का टच, या अपने ज़िंदगी के लाइफ की चीज़ों का टच, मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूँ और समझता भी हूँ कि मैं कई शोज़ में जब मैं डिस्कशन करता हूँ, ये कहता हूँ मैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बनाऊँगा मैं, ऐसे करूँगा मैं। तो शुरुआत में तो चूँकि कमर्शियल काम है, वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपकी कोई औकात नहीं है बेसिकली यहाँ पे। आप उस काम के लिए हैं, उसके पैसे आपको दिए जाते हैं, उसको अच्छा होना ही पड़ता है। तो ये बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल सत्य है। पर कई बार आपके काम करने से विश्वास होता है आदमी को कि और मेरी ज़िंदगी में जितने साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों ने मुझ पे बहुत विश्वास किया है। मैं सदा उनका ऋणी रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर। बहुत मतलब बहुत विश्वास किया है। मैं किसी सेठ को ये कह देता हूँ कि ये 50 लाख का लगेगा और ये कुछ 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लगेगा, तो एक बार एकदम से कोई आदमी कभी ये नहीं कहता कि नहीं यार जैन क्या बात कर रहा है यार। वो इस बात को समझते हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि यार हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है, या हमारे पास 50 लाख नहीं है, हमारे पास 30 ही लाख है, तो क्या हो सकता है 30 लाख में। फिर वो मेरी एक्सपर्टाइज़ है या मेरा समझदारी है कि मैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ, सजाता हूँ। मतलब ये कि यूँ भी कहें कि कई बार एक डर सदा मेरे में रहता है कि मैं जब भी नया सेट बनाता हूँ, चाहे फिल्म का हो, चाहे टेलीविज़न का हो, जिस दिन पहले दिन उसमें शूटिंग होने वाली होती है, चाहे फिल्म का हो चाहे टेलीविज़न का, तो सबसे डरा हुआ आदमी मैं रहता हूँ। वो इसलिए डरा हुआ रहता हूँ कि वो ठीक है कि सारी बातचीत के बाद ही बना है, वो कलर कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर सब कुछ बातचीत के बाद बना है। पर कई बार ये होता है कि जिस दिन शूटिंग होनी है उस दिन बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और वो उस वक्त का एडिशन होता है, और उस एडिशन को मैं बहुत क्रिएटिवली स्वीकार करता हूँ और मैं मानता हूँ। इसलिए मेरा वो भय, वो मेरी अपनी ज़िंदगी का भी भय है। मैं उस बात पे ज़रूर आऊँगा कि कैसे मैं इस 4 महीनों में मुझे क्या क्या लगा, मैं इस पे ज़रूर आऊँगा। मैं जो रंग यात्रा की बात थी, तो मैं बहुत जल्दी इस बात को ख़त्म करूँगा कि तो इसलिए वो दुविधा रहनी ही चाहिए किसी भी क्रिएटिव आदमी के दिमाग में, ख़ास तौर से जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, जो दिखने वाला है टेलीविज़न में या सिनेमा में, तो उसका एक जो डर है यदि रहे तो बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। दूसरे दिन जब शूटिंग होनी होती है तो मैं वैसे भी रात लेट नाइट तक के सेट का फिनिशिंग करता रहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता रहता है कि यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सुबह अच्छा लगेगा। मतलब मैं घर आता हूँ पर मुझे नींद नहीं आती है, और मैं सबसे पहला व्यक्ति होता हूँ जो मैं सेट पे सबसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, और अपने वर्करों से भी पहले मैं वहाँ पहुँच के फिर एक बार देखता हूँ, और मुझे लगता है हाँ ठीक है, ठीक तो बनाया है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि डायरेक्टर या डीओपी कहते हैं यार जयंत अच्छा तो बना है, इसमें कोई शक नहीं, पर कुछ मिसिंग है। वो जो मिसिंग है, वो मिसिंग आपके एक्सपीरियंस से समझना पड़ता है। वो आपके एक्सपीरियंस या वो कलर भी हो सकता है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो दीवार भी हो सकती है, वो सीढ़ी भी हो सकती है। आप उनके साथ रहते हुए आप वो मिसिंग को जब ढूंढते हैं, वो मिसिंग को जब आप उसमें लगा देते हैं, वो जो मिसिंग है, वो थिएटर की देन है। वो थिएटर की ट्रेनिंग से, लोगों के साथ काम करने से, बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने से, बड़े डीओपीज़ के साथ काम करने से, बड़े थिएटर डायरेक्टरों के साथ काम करने से, कि रुद्रप्रताप सेन गुप्ता किस तरह काम करते हैं, फिट्स बेनविट जैसा बड़ा डायरेक्टर ब्रेख्त के साथ रहा हुआ आदमी अपने नाटकों में बिना सेट के कैसे चीज़ों को बदलता है और कैसे चीज़ों को क्रिएट करता है, कि कॉक्सिजन चौक सर्किल में पुल पे से जा रही है और 2 रस्सी से
वो पुल होता है, वो एक्टर उस पर जब विभा करती थी, संगीत उसमें होता था, और कैसे आप उस पूरे अंतरंग को आप वो ब्रिज देखने लगते थे। वो तो ये जो अनसीन है, कई बार ये अनसीन आपको समझना, देखना, और वो थिएटर ने मुझे बहुत सिखाया। अनसीन वो ब्रिज भी बना सकते थे, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर वो जो इम्प्रोवाइजेशन है, वो इम्प्रोवाइजेशन का तो वो बहुत सारा मैं अपने सिनेमा के काम में या टेलीविज़न के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब आप कहेंगे कि नरसिंहपुर का घर है या रायपुर का घर है, तो मैं बहुत क्योंकि पेंटर तो बहुत बढ़िया फिनिश कर देगा, तो मैं बहुत लोकल आदमी को पेंटर के साथ रखता हूँ और कहता हूँ यार तू कलर मार। अरे दादा वो तो बहुत गंदा मार देगा। मैंने कहा वो तू मारने देना, देखा जाएगा, गंदा होगा तो गंदा होगा। वो गंदा रहता है और वो ऐसा ही रहता है, क्योंकि वैसा ही होता है ज़िंदगी में। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इस लाइफ से और इस चीज़ों से समझ में आई, और लगा कि अपने यदि मैं थिएटर मैंने इतने साल किया है और इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, तो अल्टीमेटली फिर मेरा यदि उन सब चीज़ों के, उन लोगों के साथ काम किया हुआ अपने एक कमर्शियल काम में यदि काम नहीं आता है, तो मैं थिएटर मैंने क्यों किया? मुझे पान की दुकान खोल लेना चाहिए, मुझे चाय की दुकान खोल लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मज़ा मस्त है, चाय की दुकान खोल के आप चाय बेचिए, एक अलग तरह की ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी है। जैसे आप किसी कला धर्म में आते हैं, किसी भी चाहे पेंटिंग में आते हैं, स्कल्पचर में आते हैं, थिएटर में आते हैं, सिनेमा में आते हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। ठीक है, सिनेमा बहुत थारो कमर्शियल काम है, पैसा और बहुत सारी चीज़, तो थिएटर तो नहीं है ना। तो थिएटर तो आप बिल्कुल, थिएटर का संस्कार ही अलग है और थिएटर में फिर चीज़ें ही अलग हैं। तो जब इतने साल काम करने के बाद लगातार मैं पृथ्वी थिएटर में बैठने वाला व्यक्ति न था, न हूँ। मैं प्ले देखने के लिए ज़रूर वहाँ जाता था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे लिए स्ट्रगल उस तरह का स्ट्रगल नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है। तो सॉरी, मेरी लगातार काम होने की वजह से मैं लगातार मैं बिज़ी रहता था, और इसलिए प्ले देखने जाता था। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लग गया, पिछले 5-6 सालों से मुझे ऐसे लगने लग गया कि मुझे थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए, मेरे काम को थोड़ा जानने लग गए हैं। तो मेरा जो थिएटर का संस्कार है, अल्टीमेटली वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं होना चाहिए? यदि मैं डायरेक्टर हूँ, थिएटर में डायरेक्ट कर सकता हूँ, या थिएटर में मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो मैं क्यों अब उससे अपने आप को भी वंचित रखूँ और दूसरों को भी वंचित रखूँ? तो मैंने धीरे धीरे दिनेश ठाकुर का ग्रुप था, उनका डिज़ाइनिंग करना शुरू किया, उनका ब्रोशर बनाना शुरू किया, उनके प्ले के लिए सेट डिज़ाइन बनाया। भोपाल चूँकि मेरी कर्म भूमि रही है, तो भोपाल से या रायपुर से किसी ने मुझसे कहा कि सेट डिज़ाइन करना है। जैसे मैं रायपुर चला गया, रंग जयंत नाम से मेरा एक फेस्टिवल हुआ, जिसमें मेरे डायरेक्ट किए हुए 4 प्ले हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जन्मभूमि में मेरे डायरेक्ट किए हुए 4 नाटक, जिसमें से एक नाटक मैंने वहीं तैयार किया था, वो शिवाजी सावंत का मृत्युंजय था। उसमें हमने एक और इस बात को करने की कोशिश की, चूँकि मैं 2 विधाओं में काम कर रहा था, तो सुबह हमने मेरी डिज़ाइन की हुई या प्रोडक्शन डिज़ाइन की हुई 4 फिल्में हमने लोगों को दिखाई, और शाम को हमने प्ले दिखाया मेरी डायरेक्ट किया हुआ। तो ये एक नई तरह की शुरुआत मैं समझता था। मैं बहुत भीरू किस्म का डरपोक आदमी हूँ ज़िंदगी में। हर बार मेरे को लगता है मेरे सिर पे एक तलवार है, और वो कभी भी गिर जाएगी, और मैं कभी भी वो मेरी पूरी कलाओं के साथ है। वो चाहे मैं थिएटर करता हूँ, चाहे मैं सिनेमा करता हूँ, चाहे मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन है, मैं बहुत डरता हूँ, भीरू किस्म का आदमी हूँ। यूँ कहूँ कि मैं उस डर की वजह से भी, और मुक्ति का साधन मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ या मैं सेट पे हूँ,
तो मैं कहीं ना कहीं भीरू और डरपोक होने की वजह से मेरे सराउंडिंग में लोग रहते हैं। मतलब मैं इतना डरा कई बार कि मैंने आपको फ़ोन किया और आपने मेरा 4 बार फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है कि क्यों नहीं उठाया, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मतलब ये मेरी एक मालूम नहीं इनर कुछ है जो मुझे बहुत डर आता है वो। और मालूम नहीं, पर मैं जब मैं थिएटर डायरेक्ट कर रहा होता हूँ या मैं सिनेमा का कुछ काम कर रहा होता हूँ या सेट लगा रहा होता हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में थिएटर में तो 10-12 लोग होते हैं, पर सिनेमा में 100, 200, 250, 300 लोग लगातार मेरे साथ काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो वहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता हूँ। इसलिए एकांत मेरे लिए सदा आत्महंता है, एकांत मेरे लिए सदा सुसाइडल है। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक समय आया जब मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, थिएटर का मेरा जो भी ज्ञान है मैं कुछ डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सिनेमा का मेरा अपना थोड़ा सा ज्ञान है। तो मैंने भोपाल में मेरी एक पुरानी संस्था थी और भोपाल के सारे मित्रों के साथ, सारे थिएटर के दोस्तों के साथ मैंने कुछ वहाँ प्ले करना शुरू किया। आलोक ने सहयोग दिया, बहुत सारे थिएटर के एक्टर इन सब ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं बहुत एक दूसरी तरह की आत्मिक शांति का को महसूस करता हूँ। मुझे मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पुस्तक पढ़ूँगा तो मुझे नहीं हो पाता, मुझसे नहीं होता। मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मैं बहुत सुखी, अपने आप को बड़ा कंफर्ट महसूस करता हूँ और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। मतलब अभी राकेश सिमाल ने एक बहुत बड़ी सीरीज़ चलाई थी और मैं उसको पढ़ता भी था। राकेश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि जैन तू लिख दे। मैंने उसको हाँ आज लिख दूँगा, कल लिख दूँगा, परसों लिख दूँगा, पर मैं वो लिख नहीं पाया। मैंने 2-3 पेज लिखे और मैंने उसको फाड़ दिया। मालूम नहीं मेरे घर में कहाँ होंगे। मैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं दोनों तरह से अजीब से मालूम नहीं ये ठीक है गलत है, भगवान जाने, कि मैं पूरी भीड़ में रह के भी अकेला हो जाता हूँ, 100 आदमी की भीड़ में भी अकेला हो जाता हूँ और अकेले में तो अकेला हो ही जाता हूँ। अकेलापन मुझे डराता है। तो इसलिए ऐसे इस तो मैं जब भी ऐसा महसूस होता रहा है तो मैं प्ले करने चला गया हूँ। या मैं अभी यदि लॉकडाउन की बात करें तो मैं सोसाइटी का अकेला आदमी हूँ जो मैं लॉकडाउन में भी बाहर निकल जाता था, चला जाता था। मैं लॉकडाउन में बिटिया का स्कूटर उठा के अंधेरी कहीं घूम आया। ये मालूम नहीं ये मुझे ऐसा लगता है बहुत शुरू से और बहुत ये मुझे लगा था कि मेरे परिवार जिस तरह अपब्रिंगिंग हुई है मेरी, और पिता माँ और बहनें, और उसके बाद में शादी का हो जाना, बच्ची का हो जाना, और बहुत विषम परिस्थितियाँ आती रहीं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं बहुत साइकोलॉजिकली मेरे में वो डर कहीं ना कहीं बैठ गया है और उसको निकलने का रास्ता मेरे लिए क्रिएटिव होता है। इसलिए मैंने जैसे बहुत पहले आपको कहा कि मैं अपना ग्रीटिंग कार्ड नहीं खरीदता था और मैं इस बीच में मैंने कम से कम 200-250 पोस्ट कार्ड पे स्केचेस बनाए और उसको पेंट किया, स्केचेस बनाए। फिर अभी इस बीच में राजेश जोशी के स्केचेस मैंने देखे, बंसीदा का इतना काम मैंने देखा, बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उससे। मैंने बहुत काम उस समय का किया है। ये बिल्कुल मैं मान्य करता हूँ और ये बिल्कुल मेरा ये नहीं है, पर मुझे लगा कि कई बार आपको बोल देना ना, कह देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं कहने में कई बार मुश्किल होता है। इसलिए मैंने बहुत शुरू में बात उठाई थी
ये मेरे पास 2,500 से 3,000 नंबर है, सब मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे से परिचित हैं, मेरे व्यवहार से परिचित हैं। वो कौन सा ऐसा डर था जो मैंने फ़ोन नहीं किए लोगों को, या लोगों में कौन सा ऐसा डर था जो उन्होंने फ़ोन न करके नहीं पूछा, या मैंने क्यों नहीं फ़ोन करके उनको पूछा कि आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है, क्या है। तो आप देखिए कि किस सिचुएशन, किस तरह की आप एक अजीब से माहौल में जी रहे हैं। और 3 महीने में आप, मतलब मुझे ये कोई मालूम नहीं, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, नहीं पढ़ पाया। मैंने अपनी जीवनी लिखने की कोशिश की, 60 पेज मैंने लिख लिए हैं, वो भी 4 महीने में। रायपुर ये है वो है जो है। मैंने बड़ा सिनेमा, मेरे घर में बड़ी डीवीडीज़ हैं और बड़ा सिनेमा है मेरे घर में, क्योंकि मैं ख़रीदता रहता हूँ। वो देखने की कोशिश की, कुछ समय तक देखा, फिर नहीं देख पाया। म्यूज़िक सुनने की कोशिश की, म्यूज़िक लगा के सुन। हम जूम की क्लासेस करते हैं, कई बार मैं जूम की क्लासेस में नहीं जाता हूँ। कई बार मुझे लगता है नहीं, ये क्या, क्यों। तो आप अपने आप को, ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान्य करता हूँ सारे मेरे दोस्तों की बात को, सारे लोगों की बात को, कि आप अपने आप को लगा के रखिए। तो एक क्रिएटिव आदमी के साथ, मतलब अब कैसे मेरे से तो हुआ नहीं कि 24 घंटे में इस बात पे लगा रहा हूँ, मैं पढ़ता रहूँ और 24 घंटे में बात करता रहूँ थिएटर के बारे में। क्योंकि क्या हुआ इस लॉकडाउन में, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं मालूम नहीं, दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, कि आपको, मेरे जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को धीरे धीरे और कंसंट्रेट कर दिया, और उसको एक ऐसी जगह लाके छोड़ दिया कि आप अचानक अकेले होने लगते हैं, तो आप ट्रैवल करते हैं, आप दुनिया भर का, जैसे आज मैं बात करते करते मालूम नहीं कुछ चीज़ें मैंने ठीक बोली हैं, गलत बोली हैं, किसी को बुरा लगा होगा, वो सोचा होगा कि मालूम नहीं यार ये आदमी कैसी बात कर रहा है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बातें ये चूँकि जो भी लोग सुन रहे होंगे ना, ये सब मेरे दोस्त ही होंगे। ये बहुत ही रेयर कोई ऐसा आदमी होगा जो कहीं और का होगा, और जो ये कोई है भाई ये उसकी बात सुन लेते ना, ऐसा नहीं है। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि इसमें जो लोग भी मेरे को सुन रहे होंगे, वो सारे के सारे मेरे अभिन्न मित्र रहे होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे साथ उन्होंने काम किया होगा, जो भी है, पर वो मेरे सारे अभिन्न मित्र होंगे। इसलिए मैं इतने दिन बाद इस तरह की बात हो रही है, तो मैं अपने सारे मन में जो मेरी बात है, मुझे लगता है हो सकता है कल मैं एकदम बहुत अजीब से फ्रेशनेस में उठूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों के से मुक्ति हो जाए, होना भी चाहिए, पर इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ। और वो बहुत मुझे लगता है कि ये इस वक्त के लिए, मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ये पक्की बात है, ये सिर्फ मेरा अपना सोचना है, और ये मेरी अपनी बात है, ये हर के साथ नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे पहले तो हमको अपने आप को बचाना है, ज़िंदा रखना है। यदि आप ज़िंदा रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। आपको सबसे पहले व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में, आपको और आपके साथ के सारे लोगों को ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहेंगे तो फिर सब कुछ हो सकता है। बेसिकली लड़ाई इस वक्त इसी बात की है, इस बात की नहीं है कि मैं कितना बड़ा सृजनकार था, कितना बड़ा मैंने सृजन किया। क्योंकि ये जो 3-3.5 महीने का और मालूम नहीं कितनी देर का पीरियड और रहने वाला है, तो आपकी बहुत सारी मुझे लगता है कि बहुत सारी मानसिक स्थिति जो है ना, वो रियली बदलने वाली है। आप कुछ भी कहें, कुछ भी कर लें, आप वो बहुत रूप से बदलेगी। आप बहुत इस बात से कह सकते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ना, ये बात को पक्का मानता हूँ।
क्या। बस ये है कि इसी मानसिक स्थिति में हमें अडिग रहना है, हमें ज़िंदा रहना है। बाद में हम सब क्रिएट कर सकते हैं। सहारा हमारे पास बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड सहारे से हम अपने आप को कैसे ज़िंदा रखते हैं, यही हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी मुझे लगता है कला है। मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने आप ये देख रहे हैं कि इस दौर में जो एक्टर्स हैं, फिल्म के एक्टर्स हैं, कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उसका कारण है कहीं ना कहीं ये अकेलापन हो जाना है और लगातार इसका दबाव आप पे हो जाना है। एक मिनट, विजय का एक मैसेज है पढ़ता। महामारी के दौर में एक्टर और फिल्म और रंगमंच से जुड़े लोगों को नेचुरली फिल्म और थिएटर के लोगों को सदा पॉजिटिव रहना है। दिस माई ये मेरा डर है। उस डर को मैं चूँकि अपने परिवार में बात कर रहा हूँ, पर ये इस बात का मैं सदा सपोर्ट करूँगा और सदा मैं इस बात को बहुत तीव्रता से और बहुत इसके साथ कहूँगा कि ऐसे वक्त में यही वक्त है जब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं। कला में टेस्ट करने की बात अलग है, उसमें मैं सफल असफल हो सकता हूँ। सेट मेरा अच्छा ख़राब हो सकता है, होने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं दूसरा सेट बना लूँगा, तीसरा। इस वक्त जो मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस वक्त मनुष्य को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, सबसे ज़्यादा पक्का रहना है, सबसे ज़्यादा अपनी खुद की और अपने सारे मित्रों की, अपने सारे परिवार की वो ज़रूर मतलब ख्याल रखें। मेरा एक सिर्फ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम कनेक्टेड क्यों नहीं हैं। हम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या हम जूम से हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से बात करते थे, हम वो ज़िंदगी में उस तरह से बात करना हमने क्यों बंद कर दिया। वो मेरे लिए एक थोड़ा बहुत बड़ा प्रश्न और है। उसी के पीछे वो जो डर की मैं बात करता हूँ, वो उसके पीछे का डर है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं दिन भर में 10 फ़ोन मेरे दोस्तों यारों के आ जाएंगे तो आप अपने आप ही लाइव हो जाएंगे, अपने आप ही आप ज़िंदगी को दूसरी तरह से देखने लगेंगे। तो ऐसे वक्त में जब ये ऐसे महामारी का काल है और जहाँ लगातार आप चूँकि मैं मुंबई में हूँ और जो लोग मुंबई में हैं वो जानते हैं कि लगातार किस तरह से रोज़ एक अखबार में एक चीज़ें छप के आती हैं और आप उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे वक्त में हमको अपने आप को सहेजना, अपने परिवार को सहेजना, अपने आसपास को सहेजना, और इस कठिनतम दौर में मुझे लगता है कि सारे क्रिएटिव लोगों को जो बचेगा वो रचेगा दोस्त, ये पक्की बात है।